हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया एंड वेलकम बैक टू मैनेजमेंट प्लस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के मीनिंग, स्कोप्स एंड ऑब्जेक्टिव को, वो भी डिटेल में। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए। चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में। देखो, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाले बिहेवियर मीन्स व्हाट कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल काम करते हैं, तो उन सारे का बिहेवियर क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बहुत से इंडिविजुअल हैं तो हर इंसान का अलग अलग बिहेवियर होता है अलग अलग सिचुएशन में। तो एक मैनेजर का मेन काम क्या होता है कि कौन सा इंडिविजुअल किस तरीके के बिहेवियर का है, क्या उसकी साइकोलॉजी है, क्या उसका एटीट्यूड है, उसको अच्छे से स्टडी करना। अगर अच्छे से स्टडी कर पाएगा तो ही वो उसको अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा। और अगर वो अपने टीम के सारे इंडिविजुअल के बिहेवियर को अच्छे से जानेगा, अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उनसे उनके 100% उनसे ले सकता है, यानी उनसे इफेक्टिवली और इफिशिएंटली वर्क करवा सकता है। और इसी स्टडी को, इंडिविजुअल के स्टडी को, इंटर ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल के स्टडी को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। चलो इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का सिंपल मतलब क्या है? प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं और समझते हैं। किसको समझते हैं? वहां पे काम कर रहे लोगों के बिहेवियर को। इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये पार्ट होता है मैनेजमेंट के प्रोसेस का, जिसका मेन एम क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना। अब ये इंप्रूवमेंट कैसे आएगा? वहां पे काम कर रहे इंडिविजुअल के बिहेवियर को समझ करके और उनको कंट्रोल करके आएगा। इट इज थ्रू द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर दैट organizations are able to understand the behavior of the people working with them। ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कारण ही हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों के बिहेवियर को आप समझें। अगर जैसे ही आप वहां पे काम कर रहे लोगों के बिहेवियर को समझ लोगे तो ऑर्गेनाइजेशन में काम करवाना काफी इजी हो जाता है, क्योंकि आपको ये पता है कि कौन सा बंदा किस चीज से इन्फ्लुएंस होगा, तो आप उस चीज को उसको प्रोवाइड करके आप मोटिवेट कर सकते हो। और जैसे ही आपका एम्प्लॉय जो है, जो आपका इंडिविजुअल है, वर्कफोर्स है, वो मोटिवेट हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने टारगेट गोल को अच्छे से अचीव कर सकता है। जैसे ही हर इंडिविजुअल अपने टारगेट गोल को अचीव करेगा तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या करता है? हेल्प करता है इंप्रूव करने में। किस चीज को इंप्रूव करने में? रिलेशन को इंप्रूव करने में बिटवीन पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। ये मेन हेल्प करता है कि वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके आपस के रिश्तों को ठीक करने में, साथ ही साथ उनके एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, उनके काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। क्लियर है? There are two main factors which are studied under organizational behavior, that terms individual's nature and the organizational nature। दो फैक्टर को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, एक इंडिविजुअल के नेचर को और एक ऑर्गेनाइजेशन के नेचर को। अगर हम इन दोनों टर्म्स को अच्छे से समझ लें तो अगर अच्छे से समझ लेंगे तो इनके बीच की कंपैटिबिलिटी काफी अच्छी हो जाएगी। ये हेल्प कर जाएगा इनके कंपैटिबिलिटी को डेवलप करने में, और जैसे ही इनकी कंपैटिबिलिटी डेवलप हो जाएगी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा। देखो, नेक्स्ट है ओबी के स्कोप्स क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट स्कोप जो है ना, वो है इंप्रूव द सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के सेटिस्फैक्शन को इंप्रूव करता है, साथ ही साथ कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस को रिड्यूस करता है, मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करने में हेल्प करता है, मोटिवेट करने में हेल्प करता है वर्कफोर्स को, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करता है ऑर्गेनाइजेशन में, परफॉर्मेंस अप्रेजल में हेल्प करता है। अब इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे फर्स्ट है improves the satisfaction of employee। देखो, organizational behavior mainly concerned with understanding the nature of people working in the organization। मेन इसका क्या फोकस होता है? उन लोगों को समझना, उनके बिहेवियर को समझना जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। ये कंप्लीट आइडिया दे देता है लोगों के बारे में कि वो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पॉन्ड करेंगे, किस सिचुएशन वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, पूरा का पूरा आइडिया दे देता है। ये हेल्प क्या करता है एम्प्लॉयर को कि किस तरीके से आपको अपने एम्प्लॉय को ट्रीट करना है, ताकि आप उनको इस तरीके से मोटिवेट करिए कि वो जो चीज चाहते हैं उनको वो प्रोवाइड कीजिए। मींस व्हाट?
ट्रीटिंग देयर एम्प्लॉय प्रॉपरली एंड प्रोवाइडिंग देम विथ बेटर फैसिलिटीज। आप उनको समझिए और समझने के बाद क्या करिए, उनको वो चीज प्रोवाइड करिए जो वो चाहते हैं, तो वो क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। मैनेजर्स हैंडल एवरी एम्प्लॉय डिफरेंटली एज पर देयर नीड। मैंने अभी पहले कहा ना कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सारे लोगों के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। जब आप उनकी थिंकिंग, उनकी साइकोलॉजी, उनका एटीट्यूड अच्छे से समझ जाएंगे तो आप हर इंडिविजुअल के बारे में डिटेल में पता लगा लेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को किस तरीके से हैंडल करना है। तो उसके नेचर के अकॉर्डिंग जब आप उसको हैंडल करेंगे, किस तरीके से वो मोटिवेट होगा, उसके बारे में आप स्टडी कर लेंगे, तो आपका उससे काम निकलवाना काफी इजी हो जाएगा। Employees also get work as per their interest and better working conditions. Employees are awarded on the basis of their performance. It lead to increase overall satisfaction level of the employee. जैसे आप किसी पर्सन के नेचर के बारे में समझ लोगे कि ये पर्सन एग्रेसिव है, डिफेंसिव है, किस टाइप का इंसान है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको काम दोगे, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, साथ ही साथ उसको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन दोगे जैसा कि वो चाहता है। अगर सब कुछ आप उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराओगे, उसके नेचर के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराओगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा ही होगा, जिससे कि उसका भी सेटिस्फैक्शन ओवरऑल अच्छा होगा, साथ ही साथ आपके ऑर्गेनाइजेशन की भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट है रिड्यूस द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। देखो, कॉन्फ्लिक्ट काफी डेंजरस होता है। अगर आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, अपने बिजनेस को ग्रोथ करवाना चाहते हो, तो आपको कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहिए। एवरी बिजनेस एम टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट विद देयर एम्प्लॉइज। भाई, एम्प्लॉइज के बीच में या फिर मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कभी होना ही नहीं चाहिए अगर आपको सक्सेस करना है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या हेल्प करता है, बेटर रिलेशन डेवलप करने में हेल्प करता है अमंग एम्प्लॉइज एंड ऑल्सो अमंग एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। आपस में एम्प्लॉइज के बीच में भी अच्छा रिलेशन डेवलप करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच के भी रिलेशन को बेटर करता है। ये एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है सारे पर्सन के डिसीजन मेकिंग, है ना, वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनके डिसीजन मेकिंग में काफी हेल्प करता है। इट अवॉइड ऑल चांसेस ऑफ द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिकॉज द ओपिनियन ऑफ एवरी इंडिविजुअल वर्किंग इज कंसिडर्ड, है ना। सारे लोग अलग अलग हैं, अलग अलग मेंटालिटी के हैं, तो सबका ओपिनियन डिफरेंट होगा। तो इसमें वो क्या करता है, हेल्प करता है सारे लोगों के ओपिनियन को एक जैसा बनाने में। एक जैसा ओपिनियन आएगा, सारे लोग खुश रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। दिस वे इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड हेल्प इन मेंटेनिंग पीसफुल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट देखिए, फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट। Organizational behavior is considered as an important and integral part of the management process. It is basically concerned with managing and influencing the individuals working in an organization. इसका बेसिक काम क्या है, जो लोग काम कर रहे हैं उनको मैनेज करना, साथ ही साथ उनको इन्फ्लुएंस करना, जो भी लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। Managers find it easy to manage all the staff when they have a better understanding and knowledge regarding their subordinate. अब देखो, आपका कोई जूनियर है, आप उसके रिगार्डिंग बहुत अच्छे से जानते हो कि वो किस सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करेगा, किस तरीके से वो अपना चीज, कोई भी चीज आपके सामने रखेगा, तो आपको उसके नेचर के बारे में बहुत अच्छे से पता है। तो क्या आप उससे अच्छे से काम नहीं निकलवा लोगे? आप उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हो, उसके नेचर के बारे में आपको पूरा नॉलेज है, तो एक सीनियर होने के नाते आप अपने सबऑर्डिनेट से उससे बहुत ही अच्छे से काम निकलवा लोगे, क्योंकि आप सबसे मेन चीज उसका जान रहे हो, वो है बिहेवियर। वो किस सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करेगा। Organization behavior does a systematic analysis of people working in the organization and provide all the required information to the employer. Organizational behavior क्या करता है, एक systematic analysis कर लेता है पूरे लोगों का जो वहां पे काम कर रहे हैं, और उस systematic analysis का जो information होता है, जो result होता है, उसको वो employer को प्रोवाइड करता है कि भाई देखो, तुम्हारे अंडर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका ये एनालिसिस है, वो किस सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करते हैं, तुम समझ लो और उसके अनुसार उनकी व्यवस्था कर लो भाई। इट परफॉर्म्स एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ओबी क्या क्या एनालाइज करता है, इसमें क्या क्या एनालिसिस करते हैं,
हम इंडिविजुअल के बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे हम एनालिसिस करते हैं, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को हम ग्रुप बेसिस पे एनालाइज करते हैं, फिर इंटर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हम एनालाइज करते हैं। ये किस चीज में हेल्प करता है? दिस हेल्प्स इन बेटर मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अफेयर्स। नेक्स्ट आपका क्या है? दैट इज हेल्प्स इन मोटिवेशन। कंपनीज डेवलप अ बेटर सिस्टम ऑफ मोटिवेटिंग देयर एम्प्लॉय थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। देखो, कंपनी ज्यादातर लोगों को मोटिवेट करने के लिए यूज करती हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एम्प्लॉय नीड एंड रिक्वायरमेंट इज वेल अंडरस्टूड. It make it easy to understand the individual differences and similarities of all people working at different position within the organization. बहुत बड़ा रोल होता है ओबी का लोगों को मोटिवेट करने में। देखो क्यों बड़ा रोल होता है? क्योंकि वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले लेते हैं एम्प्लॉय के रिगार्डिंग कि भाई उनकी सोच कैसी है, उनकी ज़रूरतें कैसी है, वो उनको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट मॉनेटरी है, नॉन मॉनेटरी है, किस तरीके की रिक्वायरमेंट है। जब ऑर्गेनाइजेशन को पता चल जाता है ना, तो वो एम्प्लॉय को उसी तरीके के ऑफर करते हैं कि भाई अगर मॉनेटरी उनकी ज़रूरत है तो मॉनेटरी टर्म्स में उनको ऑफर देते हैं, नॉन मॉनेटरी टर्म्स की ज़रूरत है तो नॉन मॉनेटरी टर्म्स में उनको ऑफर देते हैं। साथ ही साथ ओबी के बाद वो क्या समझ जाते हैं? इंडिविजुअल के बीच के डिफरेंस की, कि कौन सा इंडिविजुअल किस टाइप का है वो बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। साथ ही साथ उनके सिमिलैरिटीज को समझ जाते हैं। अलग अलग पोजीशन पे हर तरीके के लोगों को वो बहुत अच्छे से समझने में हेल्प करता है ओबी। Organizations, by focusing on their needs and requirement, can motivate their employee. Motivated employee work efficiently toward the achievement of the company's goal. अब देखो, सारे ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली फोकस करते हैं कि उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो काफ़ी मोटिवेटेड रहें। और वो मोटिवेटेड कैसे रहेंगे? जब उनके नीड्स और रिक्वायरमेंट फुलफिल होते रहेंगे। जैसा उनका नीड है वैसा उनको अगर आप सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉयज़ क्या है, मोटिवेट रहेंगे। और मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ जो रहेंगे ना, वो काफ़ी इफ़िशियंटली वर्क करते हैं, जिससे कि कंपनी का जो गोल होता है वो बहुत ईजिली अचीव हो जाता है। नेक्स्ट है आपका इंक्रीजेज ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। ओबी क्या एम करता है? ऑर्गेनाइजेशन के एफिशिएंसी को मैक्सिमम करना, यानी कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपकी ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी कैसे मैक्सिमम होगी, कैसे इंक्रीज होगी? जब आप अपने सारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या अटेम्प्ट करता है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो किसी तरीके से वेस्ट ना हो। यहाँ पे बेसिकली हम मैन पावर के रिसोर्स की बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं। क्लियर है? It helps in identification of right type of human skill required for the organization for better productivity. Means what? कि आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, उसको आप पहले तो कि सही लोग को सही काम पे लगाओ, जिस वजह से क्या हो कि आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है उसमें कहीं तरीके का कोई वेस्टेज ना हो। आपके पास रिसोर्स है, आपके पास बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन आपने राइट पर्सन को राइट जॉब पे नहीं लगाया। आपने प्रोडक्शन मैनेजर ले रखा है, आपने एचआर मैनेजर ले रखा है, बहुत सारे मैनेजर्स ले रखे हैं, लेकिन प्रोडक्शन के जगह पे आपने एचआर मैनेजर को बिठा रखा है, आपने एचआर के जगह पे मार्केटिंग मैनेजर को बिठा रखा है। जहाँ पे 2 साल के एक्सपीरियंस की जरूरत है वहाँ पे आपने फ्रेशर को बिठा रखा है। तो आप क्या कर रहे हो? आप अपने ह्यूमन रिसोर्स का सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिस वजह से आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो वेस्ट हो रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या करता है? आपको आपके रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने में हेल्प करता है। और अगर आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी काफी इंक्रीज कर जाएगी। अकॉर्डिंगली द सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज कंडक्टेड टू हायर द राइट पीपल्स। इट मिनिमाइजेस द वेस्ट ऑफ कॉस्ट एंड टाइम इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस। अब देखिए, बार बार आप हायरिंग करोगे, बार बार आप सिलेक्शन प्रोसेस करोगे, बार बार आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन का काफी खर्चा होता है इसमें। तो इससे रिड्यूस करने के लिए क्या होता है कि लोग चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि जो हमारे एम्प्लॉय हैं वो रिटेन करें, ज़्यादा से ज़्यादा सालों तक हमें सर्विस प्रोवाइड करे। और कोई भी एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में तब रिटेन करेगा जब वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड होगा, मोटिवेटेड होगा तो सेटिस्फाइड होगा। तो सेटिस्फाइड होने के लिए ज़रूरी है कि आप ये जानो कि उसकी नीड्स क्या हैं, उसके रिक्वायरमेंट क्या हैं, और आप उनकी अकॉर्डिंग उसकी ज़रूरतें पूरी कर दो, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन कर जाएगा। तो आपके ये जो सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट के खर्चे हैं वो काफ़ी सेव हो जाएंगे।
It also helps to recognize the skill and knowledge of different employees working within the organization. So accordingly, organization can design their training and improvement program to improve their employees स्किल. अब देखो जो भी एम्प्लॉय वहां पे काम कर रहे हैं ना, उनके नेचर को आप बहुत अच्छे से समझ लोगे, उनके स्किल को अच्छे से समझ लोगे, वो कितने नॉलेजफुल हैं उनको आप अच्छे से समझ लोगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड कर सकते हो, जिस वजह से उनका जो स्किल है ना वो और भी ज्यादा बढ़ेगा. अगर उनका स्किल बढ़ेगा तो वो क्या इंक्रीज करेंगे, उनकी इफिशियंसी इंक्रीज होगी और ऑर्गेनाइजेशन के सारे वर्क जो है ना वो इफेक्टिवली और इफिशिएंटली हो जाएंगे. साथ ही साथ और जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी. देखो नेक्स्ट है आपका डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या करता है कि आपके वर्किंग इन्वायरमेंट को काफी पॉजिटिवली डेवलप करता है. ये आपके वर्किंग इन्वायरमेंट में कोऑपरेशन और म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप करता है लोगों के अंदर जो वहां पे काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ हेल्प करता है लोगों के बिहेवियर को आराम से प्रिडिक्ट करने में. आप लोग वहां पे जो काम कर रहे हैं लोग ना, उनके बिहेवियर को आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो, उनके नीड्स को जान सकते हो, उनके रिक्वायरमेंट को जान सकते हो. जब आप उनके नीड्स और रिक्वायरमेंट को जान लोगे और कोशिश करोगे कि उनको आप पूरा कर दो, तो जैसे ही आप उनको पूरा करोगे तो आप उनके सेटिस्फैक्शन लेवल को इंक्रीज कर दोगे. सारे नीड्स अगर किसी इंसान के पूरे हो जाएंगे तो उनका सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगा ना, और जैसे ही वो अपने ऑर्गेनाइजेशन से सेटिस्फाइड फील करेंगे तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आएगी टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, जब वो अच्छे से ट्रीट होंगे. तो जब उनको ऐसा फील होगा कि ऑर्गेनाइजेशन हमारी केयर करती है, तो उनके अंदर एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगी अपने एम्प्लॉयर के रिगार्डिंग. दैट मीन्स व्हाट, कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो रिलेशन है ना वो इंप्रूव कर जाएगा. नेक्स्ट है हेल्प्स इन परफॉर्मेंस अप्रेजल. परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में. परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है लोगों के साल भर किए गए काम को जज करना, इवैल्यूएट करना कि इन्होंने कैसा काम परफॉर्म किया पूरे फाइनेंशियल पीरियड में. Employee when awarded for their good performance feel motivated to work better. They look forward to being praised for their good performance. देखो जब भी लोग काम करते हैं और उनको अवार्ड मिलता है ना उनके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, तो उनको काफी मोटिवेशन मिलता है. आप कोई काम करते हो और उसके लिए आपको अवार्ड दिया जाता है तो आप मोटिवेटेड फील नहीं करते हो. तो वही वाली बात है, जब आप अच्छा परफॉर्म कर रहा है कोई एम्प्लॉय और उसको आप प्रेज कर रहे हो तो वो क्या हो जाता है, काफी मोटिवेटेड हो जाता है. तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या हेल्प करता है कि अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है किस चीज को, नेचर एंड द मैनर इन विच पीपल रिएक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन. किस चीज से, किस तरीके से लोग रिएक्ट करते हैं. अगर आप उनको अप्रेज करते हो तब वो कैसे रिएक्ट करते हैं, जब आप उनको डीमोट करते हो तब वो कैसे रिएक्ट करते हैं, इस चीज को समझने में हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. It enable it to predict how people are working as an individual and as a group. ये बताता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअली कोई पर्सन किस तरीके से काम कर रहा है, साथ ही साथ जब वो ग्रुप में होता है तो किस तरीके से काम करता है. मीन्स व्हाट, कि लोगों के परफॉर्मेंस को इजिली आप मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टडिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. नेक्स्ट है आपका क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के. तो फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव है अंडरस्टैंड एम्प्लॉयज बिहेवियर. सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है क्यों करते हैं हम इसकी स्टडी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी हम क्यों करते हैं, तो वहां के जो एम्प्लॉय हैं जो काम कर रहे हैं उनके बिहेवियर को समझने के लिए. क्योंकि जो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लोगों का बिहेवियर है ना वो काफी इफेक्टिव रोल होता है कि भाई जो लोग काम कर रहे हैं, मेन रिसोर्स क्या आपका ह्यूमन रिसोर्स, तो उनके रिगार्डिंग, उनके नेचर के बारे में, उनके सिचुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना बहुत जरूरी होता है एम्प्लॉयर के लिए या मैनेजर के लिए, ताकि मैनेजर क्या कर पाए, पता लगा पाए कि एम्प्लॉय किस तरीके से बिहेव करेगा किस सिचुएशन में, ताकि उनसे उस तरीके का रोल परफॉर्म किया जा सके. नेक्स्ट है एनहांसिंग ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी. क्या हेल्प करता है, ओवरऑल एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एम्स एट fuller utilization of all resources and eliminating the waste. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मेन एम क्या होता है, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन करना, साथ ही साथ वेस्टेज को एलिमिनेट करना. इट एनेबल द मैनेजर इन सेलेक्टिंग द राइट पर्सोनल एंड मैच व्हेन विथ
देम विथ राइट जॉब बाय प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग देयर बिहेवियर। ये हेल्प करता है मैनेजर को सही पर्सन को सही जॉब पे रखने के दौरान। कैसे कि वो अंडरस्टैंड कर ले लोगों को बिहेवियर के बारे में, तब वो सही पर्सन को सही जॉब पे लगा सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है, एलिमिनेट नहीं रिड्यूस करने में हेल्प करता है या फिर रिजॉल्व करने में हेल्प करता है, क्योंकि भाई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी, है ना। तो ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन को डेवलप करता है, साथ ही साथ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच के भी रिलेशन को डेवलप करता है और कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। अगर ह्यूमन बिहेवियर जो वहां पे लोग काम कर रहे हैं उनके बिहेवियर के बारे में मैनेजर को प्रॉपर नॉलेज होगा तो वो उनको उनके अकॉर्डिंग ट्रीट कर पाएगा जिस अकॉर्डिंग वो चाहते हैं। तो अगर उनके अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा तो लोग क्या होंगे, काफी एनकरेज होंगे, काफी मोटिवेट होंगे तो उनको कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आएगी और बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आएगी, तो कॉन्फ्लिक्ट को उस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है। क्लियर है। अगर किसी तरीके का ओपिनियन में डिफरेंस नहीं होगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं। नेक्स्ट है एम्प्लॉय को मोटिवेट करना। मैनेजर को ये सपोर्ट करता है कि लोगों को वो मोटिवेट करे टुवर्ड देयर गोल। मैनेजर विथ एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आर इजीली एबल टू आइडेंटिफाई देयर नीड्स एंड प्रॉब्लम। अब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से क्या होता है, जो मैनेजर्स होते हैं वो काफी इजीली समझ पाते हैं कि हमारे अंडर में जो काम कर रहे हैं लोग, उनके प्रॉब्लम्स क्या है, उनकी नीड्स क्या है, उनकी सोच कैसी है। जैसे ही वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं और उन नीड्स को, उन प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं कि उनको किस तरीके से वो जरूरतें पूरी की जाएं, किस तरीके से उनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, तो जब वो चीजें हो जाती है ना तो उनको काफी सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है एम्प्लॉयज को, और जब वो सेटिस्फाइड होते हैं तो मोटिवेटेड होते हैं और पूरे डेडिकेशन के साथ टारगेट को अचीव करने में लग जाते हैं। देखो नेक्स्ट है एनेबल परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखो एम्प्लॉय को अगर आप रिवॉर्ड देते हो इन अकॉर्डेंस विद देयर परफॉर्मेंस, है ना, कि आपने अगर अच्छा परफॉर्म किया और आपको उसके बदले रिवॉर्ड मिले तो क्या होता है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है ना वो काफी इंप्रूव कर जाती है। अगर आप बहुत अच्छे से काम करो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और आपकी रिजल्ट अच्छी आ जाए तो नेक्स्ट ईयर में आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। क्यों? आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि अगर आपने मेहनत की, आपने परफॉर्मेंस अच्छा दिया, तो अगर आपको उसका रिवॉर्ड मिल जाए ना तो आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप ही इंक्रीज कर जाती है। और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का क्या मतलब कि आप मोटिवेट हो गए हो अगले काम को करने के लिए। तो आपका मोटिवेशन क्या हो जाएगा कि हमें और भी अच्छा काम करना है और हमें और भी ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड लाना है, अच्छे नंबर से पास करना है ना। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का बहुत बड़ा रोल होता है। वो मैनेजमेंट को क्या हेल्प करता है, वो वर्क क्वालिटी बताता है एम्प्लॉय के कि ये एम्प्लॉय किस क्वालिटी के वर्क के लिए बना है, उसके रिगार्डिंग सारे डिटेल देता है, जिस कारण से ऑर्गेनाइजेशन उसी तरीके के काम को उस एम्प्लॉय को सौंपता है, जिसकी वजह से उसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा होता है, जिससे उसको रिवॉर्ड मिलता है, और रिवॉर्ड मिलता है तो वो मोटिवेटेड होता है और भी ज्यादा अच्छे से काम करता है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब मैंने पहले भी कहा था कि भाई आप बहुत सारे एम्प्लॉय को यानी ह्यूमन रिसोर्स को कलेक्ट कर लो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन सही पर्सन को सही जॉब पे नहीं लगाओ। मींस राइट पर्सन को राइट जॉब पे नहीं लगाओ तो क्या होगा, आप उनको सही से फुलेस्ट यूटिलाइजेशन उनका नहीं कर रहे। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या करता है, इसको कंप्लीट यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। वो सारे लोगों के थिंकिंग को, सारे लोगों के स्किल को, उनका स्वॉट एनालिसिस करता है, उनके स्किल को समझता है, उनके वीकनेस को समझता है, उनके स्टाइल को समझता है, और मैनेजमेंट को इसका इंफॉर्मेशन देता है उनका एनालिसिस करके कि भाई देखो ये पर्सन में ये स्किल है, इस पर्सन के काम करने का ये स्टाइल है, आप इनके स्टाइल, इनके स्किल, इनके स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग इनको काम दे दो। तो अब उनको उस तरीके का काम दिया जाता है, प्रॉपर ट्रेनिंग डेवलपमेंट दी जाती है। तो उससे क्या होता है कि जो आपके पास एम्प्लॉय हैं, जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है, आप उनका यूटिलाइजेशन सही तरीके से कर लोगे। जिस नेचर का, जिस स्टाइल का काम जिस पे अच्छा है उसको उस टाइप का काम दे दो, साथ ही साथ उनको उस काम के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दो, तो वो अपने काम को अपना 100% देंगे, उनका मन लगेगा उस काम को करने में, और वो अपना 100% देंगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी काफी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट है स्टिमुलेट्स इनोवेशन एंड चेंज। एवरी बिजनेस इज रिक्वायर्ड टू कीप इटसेल्फ अपडेटेड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज टू बीट कॉम्पिटिशन इन मार्केट। हर बिजनेस का ये है कि आप भाई अपडेट रहो।
जितने भी टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहे हैं उनसे अपडेट रहो ताकि आप मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सको। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या स्टडी करता है? मार्केट में आ रहे चेंजेस को स्टडी करता है, साथ ही साथ टाइम के अनुसार किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट आने वाली है या आ रही है उनको स्टडी करता है, और वो सारे इंफॉर्मेशन को मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है कि भाई मार्केट में ये सारे चेंजेस आ रहे हैं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इन इन चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो ये बिजनेस को सपोर्ट करता है इनोवेशन लाने में, बहुत सारे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को लाने में, मार्केट में किस तरीके से कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, कॉम्पिटिटर्स कैसा खेल खेल रहे हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या है, इन सबको समझने में हेल्प करता है। दैट मीन्स कि ये स्टिमुलेट करता है इनोवेशन को और चेंज को। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।